ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम चंद्रमा की। मेरी एक कड़ी चल रही है, उसमें मैं जो हमारा YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। तो जो हमारी कड़ी चल रही है वो ये चल रही है कि मैरिज और मैरिज से पहले रिलेशनशिप, मैरिज और मैरिड लाइफ एंड देन बच्चा एंड हैविंग बच्चा एंड प्रॉमिसिंग बच्चा, इस तरीके से एक कड़ी चल रही है। तो मैंने मंगल के लिए बोल दिया है मार्स एंड मैरिड लाइफ। आई हैड ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट, और वो वीडियो मेरा जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान है YouTube चैनल, वहाँ है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस, उस पर भी वो अवेलेबल है। तो आप दोनों में से कहीं भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज बात होगी चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा की बात हो रही है तो इस कड़ी में मैं चंद्रमा, मंगल में ऑलरेडी कह चुका हूँ, उसके बाद बुध, सूर्य, शनि, फिर लास्ट में गुरु और शुक्र। जैसे मैंने मंगल वाले में कहा था कि YouTube भरी पड़ी है मैरिड लाइफ और मैरिज और उनसे, बट ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों ने कहाँ फोकस किया है? शुक्र गुरु पे, शुक्र और गुरु पे, मंगल पे। मंगल दोष नाम से बहुत डराया। तो आज अपन बात करेंगे चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा मनसो जात है। तो सबसे पहले दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट धारणम शंभोर्मुकुट भूषणम। ये चंद्रमा का जो प्रचलित मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, जो है तो शास्त्रोक्त वो मंत्र है। इसी के हम जाप और पूजाएं करवाते हैं, जिनके लिए भी करवाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होगा आज ये वीडियो, उसका रीजन बता देता हूँ। 9 प्लैनेट्स में से जो सबसे ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस, इफेक्ट वो आता है मून पोजीशन का, चंद्रमा का। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चंद्रमा कौन है, क्या है। देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं चंद्रमा के ऊपर, उनमें आप देख सकते हैं, बट यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। चंद्रमा को एक इस तरीके से समझिए, आप एक कल्पना कीजिए, चंद्र देव है, भगवान है, ग्रह हैं, वो तो है ही, बट आज की डेट में डिस्कशन के लिए यू टेक हिम एज ए नॉर्मल मैन या नॉर्मल पर्सन। तो चंद्रमा एक ऐसे व्यक्ति हुए, यही समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने विलासिता, इमोशनल, मैंने अभी कहा है चंद्रमा मन सो जात, मन का प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज मून ओनली। आगे मैं बोलूँगा सेकेंडरी प्लैनेट बुध का है जब बुध की बात आएगी, बट मेनली यही है। चंद्रमा की 27 वाइफ्स रही हैं, चंद्रमा के रिलेशनशिप रहे हैं बृहस्पति की वाइफ से, जिसके कारण कि ये बुध पैदा हुए कंसीवमेंट के कारण। तो चंद्रमा का मतलब समझ गए आप, 27 वाइफ्स हैं, ये ऐसे हुआ, ये हुआ। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा इज फाउंड टू बी रोमांटिक पर्सन। ये ग्रह, ये भगवान, ये चंद्रदेव बहुत रोमांटिक रहे, भोग विलास वाले रहे, आसक्ति वाले रहे। और उसका मेन बेस क्या था? देखिए, अभी मैंने कहा शादी, रिलेशनशिप, शादी, मैरिज, मैरिड लाइफ और बच्चा लाइफ, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले है रिलेशनशिप या मैरिज का वो पार्ट जिसमें इमोशंस की वैल्यू है, बिकॉज चंद्रमा इज मेनली मेंट फॉर इमोशंस। तो वो सबसे पहला पार्ट है। दूसरा जैसे होता है कि भाई प्यार के बाद में आपका एक फिजिकल प्लेजर वाली या शयन कक्ष सुख वाली या
जो भी आप समझें, वो उसके लिए दूसरा प्लेनेट आएगा, पर उसमें भी चंद्रमा का है ही। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेंटल मूड और स्विंग और ये जो आप कहते हो वो सब। बट यहाँ पर पहले हम बात करते हैं प्रेम की, उस प्रेम की, इन्फिनिटी वाला, वो प्रेम की बात करते हैं। तो वहाँ पर मेनली इट्स सीन थ्रू द मून ओनली, और जो कि मैरिज और मैरिड लाइफ का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हुआ चंद्रमा का। तो इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि कैसे वो बुध का पैदा हुआ ना हुआ और क्या हुआ 27 में। अब इसमें एक हल्का सा और बता देता हूँ कि चंद्रमा ने जब 27 जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी उनसे शादी की, तो उसमें ये प्रॉमिस के साथ कि सबको बराबर रखूंगा, फिर बराबर नहीं रखा और फिर उनको श्राप मिला, उसके कारण वो मरने लगे। तो उन्होंने शिवजी, नारद जी के कहने से शिवजी की शरण गए और वहाँ पर उन्होंने शिवजी का जो भी भजन किया, मनन किया, उससे शिवजी ने उनको वरदान दिए कि भाई आपको मैं बचा नहीं सकता, पर आप मेरी जटाओं में आ जाओ, 15 दिन आप जिंदा रहोगे, 15 दिन आप मृत्यु की तरफ बढ़ोगे। तो उससे बने पूर्णिमा और अमावस्या। आज पूर्णिमा है, इसलिए 16 कलाओं के चंद्रमा है, फुल स्ट्रेंथ के चंद्रमा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब ये धीरे धीरे वैक्सिंग एंड वेनिंग, तो वो धीरे धीरे अमावस्या पे क्या होगा, बिल्कुल डेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वो भी है। अच्छा, अब देखिए बात चंद्रमा की हो गई, अब आते हैं अपन सबसे पहले रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप, एक व्यक्ति और होता है, एक व्यक्ति और, मतलब एक मेल एक फीमेल, उनके बीच में रिलेशनशिप बनती है। ये बात भी सही है कि ये कोई इंस्टेंस नहीं है। दिस इज नॉट दैट के वी आर मीटिंग, ये डेस्टिनी का ही पार्ट है कि वी आर मीटिंग। तो मैं जो कह रहा हूँ, चंद्रमा हमारे भावनात्मक रिश्तों का आकार बनाता है, प्रारूप देता है, स्ट्रक्चर देता है कि हाउ विल बी आवर लव एंगल, और कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कंपेटिबिलिटी कितनी रहेगी। इसी में आपको ये बता दूं कि जो हम शादी के पहले गुणों का मिलान करते हैं, मैचिंग ऑफ एन हॉरोस्कोप, उसका भी मेन बेस होता है चंद्रमा। नक्षत्रों के उस पे बेस पे ही वो आता है कि जो 36 गुण होते हैं उनमें से आप 36 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। दैट इज मेजरली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ मून इन बोथ द केसेस, मतलब लड़का और लड़की का क्या राशि है, जिसका राशि का मतलब चंद्र, और उसके अंदर कौन सा नक्षत्र है। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष में आपके भाई बहन वाला रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ वाला नहीं हो सकता। तो भाई बहन वाले रिश्ते और हस्बैंड वाइफ वाले में रिश्ते में क्या डिफरेंस है, आपकी संतान की उत्पत्ति में अगर नाड़ी दोष है तो मेजर रोल उसी पे आता है, मेजर इफेक्ट उसी पे आता है कि वो आपको उसके लिए उपाय करने होंगे या ये करना ही नहीं चाहिए। नाड़ी दोष हो उसमें शादी नहीं करनी चाहिए। भगुड़ दोष की इतनी वैल्यू नहीं है, सुख शांति का मामला, उसमें बहुत कुछ ओवरऑल है, बट हाँ फिर भी। बट आपको ये बताऊं कि वहाँ से शुरू होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम वहाँ से शुरू होता है। रिलेशनशिप की बात छोड़िए, जो प्लान्ड मैरिजेज हैं उसमें भी वहीं से शुरू होता है। किस पे, ये गुण को मैचिंग करते हैं पहले हॉरोस्कोप का। रिलेशनशिप में तो हम देखते हैं कि भाई चंद्रमा की पोजीशन इंडिविजुअल केस में कैसी है। जैसे आपको एक यहीं पे बताता हूँ, बीच बीच में ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा बट आपको समझ में आएगा। जैसे हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखिए। चंद्रमा वृश्चिक राशि का तो नहीं है, नीच राशि होती है वो उनकी। चंद्रमा उच्च राशि का है तो वृषभ टॉरस होती है। चंद्रमा 6th हाउस इन द हॉरोस्कोप या 8th हाउस या 12th हाउस। 6th हाउस है शत्रु रोग और पीड़ा का। 8th हाउस है जो कि वैसे देखा जाए तो जेनिटेलिया से संबंधित होता है, बट अदरवाइज ये स्थान काय छोड़िए, बट इट्स टेकन एज द वर्स्ट हाउस अमंग
ऑल द 12 हाउसेस, मतलब जो 12 घर होते हैं कुंडली में, उसमें सबसे खराब इसको मानते हैं। 12th हाउस इज शयन कक्ष, वो तो सारा बेडरूम, प्लेजर, फैमिली लाइफ, वो एवरीथिंग इज देयर। तो वो, और फिर बच्चे की बात साथ में लाएं तो 5th हाउस में अगर चंद्रमा का पोजीशन कैसा है, क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उस 5th हाउस की इन इट सेल्फ स्ट्रेंथ में चंद्रमा का कितना योगदान है, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर सीइंग द चिल्ड्रन। अब चंद्रमा की बात करें, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जल तत्व के हैं, ये चंद्रमा जल तत्व के। तो जल का क्या होता है, समुद्र में जैसे लहरें चलती है ना, वैसे ही हमारे माइंड के अंदर चंद्रमा के कारण लहरें चलती है, और उन्हीं लहरों में आपको कोई मिलता है और उससे आपके रिलेशनशिप बनती है। आपकी शादी हो गई, प्लान्ड अरेंज्ड मैरिज है, यू डोंट नो ईच अदर, हालांकि आजकल ये संभव नहीं है, मिलते तो हैं ही, अंडरस्टैंड तो करने की कोशिश पूरी करते हैं, बट फिर भी गांव में आज भी ऐसा है जहाँ मिलते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो आपका मूड के अंदर वही लहरें शुरू होंगी। व्हेन यू मीट द पर्सन, स्टार्ट मीटिंग द पर्सन, वो लहरों से फिर उस सामने वाले पार्टनर की लहरें, मतलब वही मून पोजीशन के बेस पे डिपेंड करेगा कि आपके बीच में जो मेन एलिमेंट है मैरिज का। देखिए, शादी होती है, फेरे होते हैं, वहां तो वो कस्में वादे, उनके लिए प्लेनेट दूसरा है, दैट इज ए ड्यूटी, दैट इज ए हमारे एक रीति रिवाज या हमारे वो शास्त्रोक्त संबंध होते हैं कि भाई शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है विवाह का, ये है। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा की, तो चंद्रमा में तो एक ही चीज है, जो आपका मन सो जाता, तो मन ही जानता है कि हाउ मच यू हैव लव फॉर योर पार्टनर। नोबडी विल नो, इवन योर पार्टनर विल नॉट नो, इट्स इंडिविजुअल, यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू कि क्या आपका प्यार का और क्या है। मैंने बहुत सारे वीडियोज में बोला है कि चंद्रमा, मून को हम किस बात के लिए देखते हैं, मून फर्स्ट सीन फॉर द मेंटल कंफर्ट, देन क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। तो यहाँ पर भी जिन लोगों के मून अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा, तो उनको सबसे पहले मेंटल कंफर्ट होगा और वो दूसरे को दे भी सकेंगे। दूसरा, उनके क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा कि यस दिस बॉय इज गुड फॉर मी, या दिस गर्ल इज यस मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो उस तरीके से उनको क्लैरिटी होगी। फिर स्टेबिलिटी होगी कि यस वो एक साथ रिलेशनशिप में जुड़ेंगे। आपने कई बार देखा होगा सालों तक वो एक साथ रहते हैं रिलेशनशिप में ही, फिर मैरिज होती है। तो ऐसे लोग वो होते हैं। और अगर चंद्रमा खराब है तो फिर उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उनके मल्टीपल रिलेशंस बनते जाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि रिलेशनशिप कैसे होता है। थोड़ा टाइम हुआ, एक लड़का अच्छा लगा, थोड़ा टाइम हुआ वो लड़की दूसरी खराब लग गई, तीसरी लड़की से वो रिश्ते बन गए। तो इस तरीके से अब उसके बाद में हम आते हैं 12 हाउसेज में मून का इम्पैक्ट, इफेक्ट ऑन योर मैरिज, मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन, और उसकी बात करते हैं। देखिए, हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं टोटल। तो जैसे फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड है और अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वो एक तो लड़का या लड़की जिसके भी है उसकी सुंदरता बहुत होगी, वो सुंदर बहुत होगा, मृदुभाषी होगा, बहुत अच्छे से मीठे शब्दों के साथ रहेगा वो। दूसरा, वो उसका जो पार्टनर होगा उसमें भी थॉट प्रोसेस में कहीं कहीं सुंदरता आएगी ही। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, किसी के भी पत्नी सुख लिखा हुआ है तो जो उसका पार्टनर आएगा लड़की, उस लड़की के भी पति सुख लिखा होगा, नहीं तो उन दोनों की जोड़ी बन ही नहीं सकती। उनके अगर क्लैरिटी और ये इस तरीके से एक का चंद्रमा अच्छा है तो दूसरे का चंद्रमा भी अच्छा होगा, वही उनके पार्टनरशिप में आएगा, वही रिलेशनशिप में आएगा, वही शादी करेगा, ये निश्चित है। तो फर्स्ट हाउस में होने से बता दिया मैंने। उसके बाद में सेकंड हाउस में हो, जो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ, और लव भी है, और फाइनेंस की बात करें तो उनका अगर चंद्रमा वहाँ अच्छा है
तो एक तो वो हो सकता है कि फाइनेंस के कारण उनके रिलेशनशिप बने, मतलब धन देख के बने। दूसरा हो सकता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्तिगत रूप में वो एग्जिबिट कर सकेंगे, बता सकेंगे, उस भावनाओं के कारण उनके रिश्ते बनेंगे। तो ये सेकंड हाउस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हाउस में दूसरी आर्ट रिलेटेड वो भी आती हैं। तो कई लोग होते हैं ना, ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, कल्पनाओं को अपने उस पे पेपर पे लाते हैं, उसके कारण भी पॉइंट ऑफ कंसर्न मतलब अट्रैक्शन होके और रिलेशनशिप बन सकता है। थर्ड हाउस में चंद्रमा हो हॉरोस्कोप के, उसका प्रभाव क्या है? थर्ड हाउस में स्टेबिलिटी कम रहती है, मल्टीपल रिलेशन बनते हैं या फिर उनके क्लैरिटी नहीं होगी। आज उनके रिलेशन हुआ और थोड़े दिन बाद में उनको लगता है कि नहीं, ये तो कोई गलत डिसीजन हो गया। इस तरीके से उनके चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि चंद्रमा जल तत्व है तो वो लहर टाइप, तो वेवरिंग माइंड, ऐसे लोगों का नॉर्मली थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेज होती है या वेवरिंग माइंड टाइप होता है। तो शादी में भी, रिलेशनशिप में भी वहाँ ये आ जाएगा। अगर फोर्थ हाउस में चंद्रमा होता है तो यस वो ठीक होगा, बट उसमें अगर चंद्रमा खराब हुआ तो उनकी मदर और मदर इन लॉ, चाहे जो हो लड़का या लड़की, उसके कारण रिश्ते बिगड़ते हैं। और अगर बहुत अच्छा हुआ तो यही दोनों मतलब मदर और मदर इन लॉ उनको हेल्प करेंगे। अगर कहीं उनमें कमजोरी हो रही है, उनमें अगर फील कम हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ कमजोरी लगेगी, तो देयर मदर और मदर इन लॉ विल कम फॉर रेस्क्यू रिलीफ। फिर उसके बाद में फिफ्थ हाउस में, तो फिफ्थ हाउस में ये संतान का है और मेन लव का घर ये भी है। तो जिनके चंद्रमा फिफ्थ हाउस में अच्छे हैं तो दे विल बी फुल ऑफ हनी, मतलब दे विल बी फुल ऑफ लव। उनका प्यार वो अजर अमर वाली हिसाब से वो बात करेंगे और उनका आपस में बहुत अच्छा भावनाओं के ऊपर, भावनात्मक रिश्तों के ऊपर, भावनाओं के पूरा एक सर्कल बनेगा जिसमें कि वो दोनों स्टे करेंगे, मतलब दे विल एंजॉय दीज इमोशनल अटैचमेंट्स। उसके बाद में सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा, यहाँ और एक घर है ये जहाँ की दोनों में कन्फ्यूजन होगा, दोनों में स्टेबिलिटी कमज़ोर होगी, दोनों में समझ कम होगी, शादी भी हो गई तो प्यार में शुरुआत में जैसे संस्कारों में वो जो शादियों में हमें कस्में दिलाई जाती कि ऐसा करेंगे मेरे पार्टनर के साथ, ये वो सब, और धार्मिक संस्कारों के साथ ये जोड़ी बनती है। तो उसमें देवी देवताओं के, पंचदेवों के समक्ष ये होता है शादी का, ये भी एक पूरा चैप्टर है तो कभी बताएंगे। तो उसमें ये सब चीज़ों की मतलब उनके साक्षी, उनकी विटनेस में शादी होती है। पर सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा हो तो ये सारे जितने भी साक्षी में शपथ लेते हैं वो सारी शपथ थोड़े दिनों में धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और वो कन्फ्यूज़न में जाके अल्टीमेटली हो सकता है कि उनका मैं ये तो नहीं कहूँगा कि संबंध विच्छेद मतलब कोई सेपरेशन हो जाए, बट यस उनकी अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये है। फिर सेवंथ हाउस में चंद्रमा है तो वो तो पार्टनर का ही घर है। अगर वहाँ बहुत अच्छे चंद्रमा है तो उनके तो एकदम अटैचमेंट होगा। पर एक याद रखिए ये मार्ग स्थान भी है, तो कई बार भावनाओं के कारण ऐसा हो सकता है कि पार्टनर को अगर चंद्रमा डेबिलिटेड मतलब डिप्लीशन में है, नीच का है, कमज़ोर है, तो वो एकदम से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है इस तरीके से। अदरवाइज नॉर्मली दे एंजॉय दिस। उसके बाद आइए एट्थ हाउस में, वहाँ पर चंद्रमा होने से अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कैसा भी चंद्रमा है एट्थ हाउस में
तो भी चंद्रमा की पोजीशन 8th हाउस में अच्छी नहीं मानी जाती है। पर अगर वो नीच राशि का है, अगर वो उच्च का नहीं है, वो कंफर्ट जोन वाला नहीं है, वो चंद्रमा मजबूत नहीं है, तो ये लोग बहुत ड्रास्टिक एक्शन ले सकते हैं इमोशनल भावना के बेस पे कि ये मेरे साथ ऐसा कर दिया या वो, तो दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब आप समझते हैं कि प्यार में जब धोखा खाते हैं, रिलेशनशिप में धोखा खाते हैं, तो किस एक्सटेंट तक कोई सोच सकता है, जा सकता है, वो इस घर से होता है। इसमें कुछ 1-2 प्लैनेट और जुड़ते हैं, बट डेफिनेटली अगर वो कोई उस एक्सटेंट तक कोई एक्शन लेता है तो उसमें मेजर रोल किसी का होता है, तो वो होता है चंद्रदेव का, वो होता है चंद्रदेव। उसके बाद 9th हाउस में चंद्रमा, भाग्य भवन, वहाँ चंद्रमा होने से, चंद्रमा मेन कारक है प्रेम के, तो उसके प्रेम के कारण मीन्स भावना के कारण उनकी स्ट्रॉन्ग विल जनरेट होती है पार्टनर की, और उससे आपका भाग्य बदलता है। कई बार ऐसा होता है, शादी हुई, लड़की आई या किसी के यहाँ दामाद साहब आए, तो उससे उनका भाग्य परिवर्तन हो गया, दे स्टार्ट वर्किंग, दे स्टार्ट अर्निंग, ये इस पोजीशन से होता है। उसके बाद में आइए 10th हाउस में चंद्रमा, ये तो हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस, वहाँ चंद्रमा होने से उनके जॉब की बात करूं, कैरियर की बात करूं, तो प्यार के साथ, भावनाओं के साथ साथ ये ऐसा ग्रोथ होगी उनकी। जैसे बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आप अपने पार्टनर से सलाह करेंगे और उनकी सलाह के कारण, उनकी सोच के कारण आप डिसीजन लेंगे और उससे बहुत अच्छा चलेगा। अगर इसके बिल्कुल उल्टा विपरीत हुआ, मतलब चंद्रमा कमजोर हुआ, तो वाइफ कहेगी ये करिए, पति कहेगा ये करेंगे, और उनके आपस में वो झगड़ा हो जाएगा और वो बिजनेस भी नीचे आ सकता है। उसके बाद में आइए 11th हाउस में चंद्रमा, 11th हाउस में होगा हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी एक प्रेम वाला जगह है, तो इसमें आपके भावनात्मक रिश्ते और मजबूत होंगे अगर चंद्रमा एक्सॉल्टेड है। डिप्लेशन है तो उसके विपरीत, बट एक्सॉल्टेशन है, अच्छा है, तो उसमें मीठा है, तो उसमें मीठापन आएगा ही, भावना के ऊपर उनका बहुत अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप में भी और मैरिज और मैरिड लाइफ में भी। उसके बाद में आइए 12th हाउस में। 12th हाउस is again a very important house to be seen for the relationship and the married life pleasures। ये घर ही है शयन कक्ष का सुख, तो शयन कक्ष के सुख में पति पत्नी का जो मेन अंडरस्टैंडिंग, मेन जो स्टे होता है, वो बेडरूम में ही होता है। तो वहाँ पर अगर चंद्रमा है, बहुत अच्छा चंद्रमा है, तो उनकी भावनाओं के बेस पे वो जुड़े रहेंगे, उनका कंफर्ट बना रहेगा, क्लैरिटी बनी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, दे विल बी एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ लव। उनको मतलब समझ में आएगा कि प्रेम क्या क्या आनंद होता है, प्यार का क्या होता है। और अगर डिप्लीशन में है, जैसे कहावत है ना कि प्रेम कौन जगाता है, प्रेम कौन जगाता है, प्रेम जगाते हैं प्रेयसी या प्रेमी। यू फील द प्लेजर ऑफ लव व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप। जो धार्मिकता में बंधे हुए रिश्ते होते हैं अरेंज मैरिज में, वो यहाँ से नहीं देखे जाते, मेन तो यहाँ से ये देखे जाते हैं जो रिलेशनशिप वाले हैं। अगर चंद्रमा वहाँ है और उस पर कहीं कहीं 1-2 ग्रह और हैं जो दूसरे टाइमली मैं बताऊंगा, लास्ट में तो वो भी बताऊंगा कि एक साथ सारे प्लैनेट्स को कंबाइंड वे में क्या इफेक्ट है वो भी बताऊंगा, पर अभी तो चंद्रमा की बात हो रही है। तो उसमें ऐसा होता है कि 12th हाउस में अगर वो ऐसे 1-2 ग्रह हैं, जैसे शुक्र की बात करूं, मैं शुक्र की बात करूं, तो डेफिनेटली लव मैरिज होगी ही, रिलेशनशिप होंगे ही। अगर कुछ नहीं हुआ और अरेंज मैरिज हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल कोई रिलेशनशिप बनता ही है।
उसमें एक मैं यहाँ पर क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ। एक ग्रह से हम कुंडली का पूरा इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि मेरे 12th हाउस में चंद्रमा है तो उन्होंने ये ऐसा कहा तो ऐसा नहीं होता है। सारे ग्रहों को कोई कोई सपोर्ट, यहाँ मैं बोल देता हूँ। जैसे मैंने पिछले मंगल वाले जब मैंने शादी और मार्स की बात की है, जो कि मेरा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो यूट्यूब है वहाँ डाला हुआ है, मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ देख लीजिए। वही चीज़ मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। जब किसी के अच्छा प्रेम लिखा हो, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी मैरिड लाइफ, तो जो भी मैरिड लाइफ के घर हैं जो देखते हैं हम हॉरोस्कोप में, जैसे 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, और जो भी ग्रह होते हैं मैरिज से रिलेटेड, माइंड का मैंने कह दिया, मेंटल लेवल पे अगर हम सोचें तो चंद्रमा से इम्पोर्टेंट कोई प्लैनेट ही नहीं है। पर दूसरी चीज़ें भी होती है, फिजिकल वाले के लिए भी होता है, शादी के लिए भी होता है, फिर बच्चे के लिए भी होता है। ये सब इंक्लूड हो गई तो मैरिड लाइफ का एंजॉयमेंट आता है। तो उसकी सीक्वेंस बनती है। अगर 12th हाउस में आपका ऐसा ग्रह पड़ा है जो कि आपके शयन कक्ष के सुख को बहुत अच्छा रखेगा, तो उसके सपोर्ट में सारे प्लैनेट्स कहीं कहीं बैठ के और वो एक सीक्वेंस बन जाएगी। वी कॉल इट के एक समूह बन जाएगा जो आपको सब इनपुट देगा, इन्फ्यूज करेगा विद द फील ऑफ दैट के यू एंजॉय द प्लेजर ऑफ योर मैरिड लाइफ। इन द सेम वे इसका अगर हम विपरीत चलें और वहाँ पर कोई डिप्लेशन वाला प्लेनेट है, चंद्रमा एफ्लिक्टेड है वहाँ, तो उसके कारण चंद्रमा वहाँ राहु के साथ आ गया, मान लो, एक एग्जाम्पल की बात है, अदरवाइज तो डील करूँगा जब बताऊँ, बट आ गया मान लो, तो वहाँ आप कन्फ्यूजन में इतने होंगे, वहाँ आपका स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। आपके माइंड में कई तरह के वो लहर टाइप और कन्फ्यूजन और वेवरिंग माइंड, और उसके कारण अल्टीमेटली में लीड टू द डिप्रेशन, लाइक डिप्रेसिव टाइप हो जाए आप। बट उसके लिए भी सारी सीक्वेंस बनेगी, ये माइनस वाली, नेगेटिव वाली भी, कि वो ग्रह भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, फिर वो सारा सीक्वेंस बन के फिर कंप्लीट इफेक्ट आता है। एक ग्रह से पूरी कुंडली का अंकलन क्या, मूल्य क्या, असेसमेंट क्या, किसी भी एरिया में नहीं देखा जा सकता। चाहे धन की बात हो, चाहे तन की बात हो, चाहे ये मैरिड लाइफ की बात हो। तो इस चीज़ को बहुत क्लियर कर लीजिए कि ऐसे मैंने आपको ये 12 हाउसेज के बता दिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा के उपाय क्या। देखिए, चंद्रमा के सिंपल वे में क्या उपाय है। सबसे पहला उपाय है, आप जैसे ही 22 से 24 के हों, उससे पहले भी कर सकते हैं, शुरू से कर सकते हैं। हमारे संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि जब आप होश संभालते हैं, थोड़े भी बड़े होते हैं, तो सुबह सुबह अपने माता पिता को जाके नमस्कार कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यहाँ पर चंद्रमा के कारक ये क्या है, माँ का कारक है। तो माँ और मदर इन लॉ, मैरिज के पहले माँ और बाद में मदर इन लॉ, तो उनको आप जितना अपनी तरफ लेंगे, उनको प्रणाम कीजिए, इज्जत दीजिए, उनका आदरणीय करिए, उनको समर्पित होकर, उनको भाव के साथ उनको समर्पित होकर सेवा कीजिए, आपका उतना ही चंद्रमा सुधरेगा। तो आपकी उतने ही भावनात्मक रिश्ते आपके पार्टनर के साथ अच्छे होंगे। ये एक। दूसरा, चंद्रदेव को स्पेशली जब एकादशी की तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, जबकि चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे अभी से 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, एकादशी से लेके और 5th पंचमी तक आप बराबर चंद्रमा के हर समय, वैसे तो हर दिन चंद्रमा को जब भी दर्शन हो आप उनको अर्घ्य दीजिए, दूध चढ़ाइए, आप उसके अंदर मिश्री डालिए, उसके अंदर चावल डालिए, उसके अंदर फूल मखाने भी डाल सकते हैं, फॉक्सनट, और फिर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए, वो भी है। और जाप पूजाएं भी करवा सकते हैं, जैसे मैंने कहा, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम,
नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। और इसका एक बहुत सिंपल भी है, ओम सोम सोमाय नमः। सोमवार मंडे को हम कहते हैं सोमवार, तो ओम सोम सोमाय नमः वो भी चंद्रमा का एक नाम है, उससे भी आपका हो जाता है। तो इस तरीके बड़े सिंपल से ये उपाय रखिए। आप जहाँ आपको दिक्कत आए उस समय चंद्रमा के उपाय में एक उपाय है मोती पहनने का, ये देख रही है, मोती पहनने का। पर वो आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही पहनना चाहिए, क्योंकि कहीं चंद्रमा को वो ठीक करने की जगह खराब कर दे। देखिए, स्टोन थेरेपी इज नॉट ए बस वो थंब रूल वाली कि चंद्रमा नीच का है पहन लो मोती, ऐसा नहीं है। उसके लिए एसेस किया जाता है, ये हर ग्रह पे अप्लाई होता है, याद रखिएगा। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत पड़ती है। मेरे जब भी डिस्कशंस होते हैं, मैं उनका जब शुरू से करता हूँ, एंड में मैं उनको पहले वो पहले से कुछ न मुझे बताते हैं न मैं जानना चाहता हूँ। शुरू में जब मुझसे जुड़ते हैं तो आई इनिशिएट, मैं उनको सामने ये कहता हूँ कि मुझे पहले कुछ मत बताइए, डिटेल दीजिए हॉरोस्कोप की, फिर मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो लास्ट में जब 1 2 3 4 करते करते पहुँचता हूँ, तो लास्ट में मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ क्या कि आपको जीवन के किस एरिया के लिए ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ेगी। You will require assistance or advice or counseling from the astrologer for which area of your life, which is sphere of your life. आपको शादी के लिए है, आपको धन के लिए है, आपके हेल्थ के लिए है, वो मैं खुद इन्फॉर्म करता हूँ। तो वो क्या चीज़ होती है, वही असेसमेंट होता है। तो ऐसा असेस करा के मोती भी एक उपाय है पहनने का। तो ये है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।